हम सब एक कार्यकर्ता हैं और काम करते करते आगे बढ़ते रहते हैं और कार्यकर्ता से बड़ा कुछ भी नहीं है। आदरणीय अटल जी से एक बार भारत के प्रधानमंत्री बनकर के जब वो लखनऊ आए तो एक कार्यकर्ता ने उनसे कहा कि आपकी ये जो विदेश नीति है और जो आपने पाकिस्तान के साथ संवाद किया है, ये ना किए होते तो अच्छा रहता। एक सुझाव खड़े होकर के देने लगा। सरस्वती शिशु मंदिर में कार्यक्रम था। अटल जी कितने बड़े और कोई भी आदमी जब बड़ा बनता है और बड़ा व्यक्तित्व लेकर के आता है, उसका मन कितना बड़ा होता है। जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उस कार्यकर्ता की प्रशंसा करते हुए, अब आप कल्पना करिए कि अटल जी को एक वार्ड अध्यक्ष सुझाव दे रहा हो, लेकिन उसके सुझाव पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा यही कार्यकर्ता का भाव है, अगर सबसे बड़ा कोई है तो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता से बड़ा कोई नहीं है। पद तो आता और जाता रहता है, लेकिन कार्यकर्ता तो सदैव बना रहता है, इसलिए कार्यकर्ता की बात को सुनना चाहिए। और उन्होंने कहा कि देखिए, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र कैसा है कि वो भारत के सबसे शीर्षस्थ व्यक्ति को भी सुझाव दे रहा है और अपनी बात बता रहा है, यही लोकतंत्र है। तो हम सब एक कार्यकर्ता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग में प्रशिक्षण महाअभियान इस कार्यशाला में समापन सत्र में उपस्थित हुआ और कार्यशाला के अध्यक्ष ने बहुत अच्छे ढंग से इस समापन सत्र की जो अध्यक्षता कर रहे हैं अंशुल जी ने विस्तार से मेरा परिचय दिया है। मैं अंशुल जी आपको थैंक्स करता हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा आपका सबका अस्तित्व अगर है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के कारण से। आज मैं जो कुछ भी हूं केवल पार्टी के कारण से, मेरा कोई वजूद नहीं है। सब कुछ अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण से है। हमारे मंच पर विराजमान हमारे अध्यक्ष बहुत ही जुझारू और संघर्षशील आदरणीय श्री ज्ञान सिंह गुर्जर जी, और जिनको हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं, आदरणीय तेज बहादुर सिंह जी जो संभाग के प्रभारी हैं। हमारे आदरणीय धू नारायण जी, जिनकी योग्यता, दक्षता, कुशलता, उनकी कार्यप्रणाली बहुत ही अच्छी है, ऐसे आदरणीय यहाँ के जिला प्रभारी हैं आदरणीय धू नारायण जी। आदरणीय श्री गौतम टेटवाल जी हमारे मंत्री हैं, और एक मंत्री रहते हुए कार्यकर्ता का भाव कैसा होता है और गौतम टेटवाल में दिखाई पड़ता है। और बहुत अच्छा लगता है कि वो अपना मंत्री का दायित्व भी और संगठन के कार्यों को भी अच्छे ढंग से करते हैं। आदरणीय ढोडमान जी तो मैं चुनाव में आया था नागर जी के, मैं इनसे जब मिलता हूँ कभी एयरपोर्ट पर भेंट हो जाती है, कभी दिल्ली में भेंट हो जाती है, कहीं पर भेंट होती है। ये अयोध्या भी जाते हैं, दर्शन भी करते हैं, लोगों को लेकर के भी जाते हैं। और इनके चुनाव में मैं घूमा, इनकी साधनता और सज्जनता हर किसी को प्रभावित करती रहती है। ऐसे हमारे आदरणीय सांसद रोडमल नागर जी, हमारे आदरणीय विधायक हजारी लाडकानी जी, लोगों ने कहा देखिए इनको देख करके आप लोगों को लगता होगा कि या तो ददीची को देख सकते हैं या इनको देख सकते हैं। इनकी भी अपनी कार्यकुशलता और योग्यता और दक्षता अपने आप में निपुण है। ऐसे आदरणीय आदरणीय श्री अमर सिंह यादव जी, हमारे आदरणीय विधायक जी, देखिए कितनी सौम्यता के साथ अपना परिचय दे रहे हैं। आदरणीय सभी रवि जी मालवीय जी, और कोई नाम छूट गया, नारायण सिंह। वो देखिए भैया ये नाम लिख रहे थे जो लोग, उनकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। आदरणीय नारायण जी, मैं आपसे बहुत अच्छे से परिचित हूँ, अभी उस दिन आप हमारे साथ ही थे। तो आदरणीय नारायण जी भाई साहब भी हमारे बहुत ही योग्य और कुशल, सरकार से लेकर संगठन तक अच्छा काम करने वाले सभी आदरणीय हमारे इस वर्ग में भाग ले रहे प्रतिनिधिगण भाई और बहनों, मेरे मन में आ रहा है कि आप लोग कल से लेकर के आज तक बहुत कुछ सीख लिए होंगे। अब कुछ सीखना बाकी नहीं होता। कई सत्रों में आप लोगों ने बहुत लोगों को सुना
और कल के उद्घाटन सत्र में अजय जामवाल जी वह सब आए थे और मैं समापन में आप सबका दर्शन करने के लिए आया। मुझको कुछ ज्यादा कहना नहीं, क्योंकि इतना कुछ आप लोगों ने कल से लेकर आज तक सीख लिया होगा कि अब कुछ सीखना बचा नहीं होगा, मुझको ऐसा लगता है। और आप सब अनुभवी हैं, योग्य हैं, कुशल हैं, और एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है दुनिया की जो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करती है। किस भाव से? राष्ट्र को प्रथम स्थान पर रखने के लिए, राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए, इस भाव और भावना से हम सब लोग प्रशिक्षण वर्ग को संचालित कर रहे हैं। एक कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए, उसका संस्कार, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी वाणी, उसकी कार्यप्रणाली, उसका दायित्व और उसके सामूहिकता के आधार पर चलने की कला, इन सब चीजों के बारे में प्रशिक्षण वर्ग में आप सब लोगों ने सीखा। आप लोगों ने प्रदर्शनी देखी होगी, बहुत अच्छी प्रदर्शनी देखी। आप लोगों ने प्रदर्शनी के सामने 2 मां के चित्र लगे हुए, जलपा देवी माई का और वैष्णो माता का, उसको भी आपने दर्शन किया होगा। इधर आए होंगे तो कुंवर चैन जी को आपने प्रणाम किया होगा, उधर आप देखे होंगे तो बाराखंबा परमार का आपको दिखाई पड़ा होगा। आपने पूरी प्रदर्शनी का दर्शन किया होगा और उसकी प्रदर्शनी के अपनी आंखों में और दिलों में उतार लिया होगा, ऐसा मैं महसूस करता हूं। तो इसमें से प्रदर्शनी कितने लोग देखे हैं? सभी लोग, सभी लोगों ने प्रदर्शनी देखा, अच्छे ढंग से देखा है। अगर प्रदर्शनी के बारे में मैं कुछ पूछूं तो आप सब लोग बता देंगे? पक्का ना? कोई घबराहट नहीं है। प्रदर्शनी को आप लोगों ने अच्छे से देखा और सब कुछ बता देंगे, अच्छी बात है। मैं कुछ पूछूंगा नहीं, आप घबराइए मत, एकदम चिंता मत करिए। मेरा बस इतना कहना है कि जो नहीं देखें वो फिर से एक बार देखें, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, बड़ी मेहनत के साथ प्रदर्शनी लगाई जाती है, उसकी जानकारी करके अपने पास रखेंगे तो अच्छा। मुझको भी यही झलक देखने का अवसर मिला, लेकिन उतनी देर में मैंने जितना कुछ हो सका उसमें से लेने की कोशिश की और मैंने पूरी प्रदर्शनी को अच्छे ढंग से देखा। मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है कि वास्तव में हम सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के भाव से बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। अब बदलते हुए भारत की तस्वीर हम लोग अपनी आंखों के नजरों के सामने इस प्रशिक्षण वर्ग में देखा होगा। किसी ने आपको भाजपा का इतिहास और विकास बताया होगा, भगवान दास सबनानी जी आए थे, उन्होंने बताया आपको आंतरिक और बाह्य खतरे क्या है, यानी हमारी चुनौतियां क्या है, इस पर भी आपको विषय प्राप्त हो गया। आपका मध्य प्रदेश की सरकार की उपलब्धियां क्या है, इस पर भी आपने जाना। आपने गरीब कल्याण योजना दिल्ली की क्या उपलब्धि है, इसको भी आपने अच्छे से आत्मसात किया। आपने वैचारिक अधिष्ठान के बारे में भी बहुत अच्छे ढंग से सीखा होगा, लोगों ने आपको बताया होगा। इसके बाद हमारे विचार परिवार के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। इन्हीं सब चीजों को लेकर के आपने सभी जो भी विषय है दिल्ली से लेकर यहां तक उसका आप लोगों ने अच्छे ढंग से आत्मसात किया। और सब चीजों को पढ़ते और देखते हुए आपको लग रहा होगा कि कितना गौरवशाली आपका इतिहास है, कितना संघर्षमय आपका इतिहास है, कितने लोगों की कुर्बानियों के बाद आप यहां पर बैठे हो, कितना संघर्ष किया है। गोवा का आंदोलन कैसे हुआ, दोहा का आंदोलन कैसे हुआ, भाजपा का इतिहास विकास आप पढ़ रहे होंगे, तो ये दोनों चित्र लगे हैं और दोनों लोगों की हत्या कैसे हुई। 23 जून 1953 कब आया, 22 जून 1953 के रात के 2:45 पर कैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को इंजेक्शन दिया गया। 23 जून 1953 का सवेरा हुआ तो पता चला डॉक्टर मुखर्जी नहीं रहे। अभी अध्यक्ष बनने हुए कितना दिन हुआ था, 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के अध्यक्ष बने। पहला चुनाव हुआ, पहले चुनाव में केवल 3 सांसद जीते। वो 3 सांसद कौन है? और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ओंकार नाथ द्विवेदी, हरपर घोष। 2 सांसद जीते बंगाल से और 1 सांसद जीते राजस्थान से। 3 सांसद जीते और 3 सांसद जीत कर क्या है, 35 लोगों ने विभिन्न दलों पर मिलकर के इनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की मान्यता इनको नहीं मिली। 8 मई 1953 को लोकसभा में खड़े हो गए और इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हमारा है, क्योंकि विलय पत्र पर हस्ताक्षर हो चुका है और वहां से परमिट सिस्टम समाप्त होना चाहिए।
दो किसान, दो विधान, दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे नारा लगा दिया और नेहरू जी से कहा कि आप परमिट सिस्टम समाप्त कर दीजिए, लेकिन नेहरू जी नहीं माने। इन्होंने कहा मैं आपके परमिट सिस्टम को तोड़ने के लिए जा रहा हूं और ये प्रस्थान कर गए। हर जगह नारा लगता रहा, लोग चलते रहे, कारवां बनता रहा। अटल जी इनके सहयोगी के रूप में थे, वो भी इनके साथ जा रहे थे, लेकिन 11 मई 1953 को जैसे इन्होंने रावी नदी तट को क्रॉस किया, इनको गिरफ्तार कर लिया। और जब ये गिरफ्तार हो गए तो इन्होंने अटल जी से कहा, अटल जी जाइए और पूरे भारत को बचाइए, बताइए भले ही एक बंदी के रूप में क्यों न करे, मैंने इनके काले कानून को तोड़ा है। अब कोई भी आकर के जम्मू का कश्मीर में मां वैष्णो देवी का दर्शन कर सकता है, अमरनाथ की यात्रा पर जा सकता है। ये कर करके उधर चले गए, अटल जी इधर चले आए। लेकिन विधि की विधान कैसा था, विडंबना कैसी थी कि 22 जून 1953 को 2:45 पर बाइडेन का इलेक्शन, कैसे क्या परिस्थितियां बनी। 23 जून 1953 को डॉक्टर मुखर्जी चले गए। 24 जून 1953 को उनकी डेड बॉडी पश्चिम बंगाल पहुंचाई गई और उस समय दाह संस्कार जब हो रहा था तो एक नारा लगा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये नारा कब लगा? 24 जून 1953 को नारा लगता रहा, यात्रा चलती रही, दिया जलता रहा, लोग मरते रहे, संघर्ष जारी रहा। मेरे मित्रों, आज बहुत अच्छा लगता है, कैसा संघर्ष था। चलते चलते अब इतिहास को बताऊंगा तो बहुत आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। चलते चलते लोग मरते रहे, चलते रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को अध्यक्ष बने हुए बहुत कम दिन हुआ। दोनों लोग हमारे, डॉक्टर मुखर्जी को भी बहुत कम दिन हुआ और दीनदयाल उपाध्याय जी कब अध्यक्ष बने आप जानते हो? 1967 में। और कितनी तारीख को? कालीकट के अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया 29-30 दिसंबर 1967 को, और इनका भाषण हुआ। वहां से लौट करके आए, उसके बाद इन्होंने बरेली में भाषण किया। बरेली में 10 तारीख को, 9 तारीख को इनका भाषण होता है। बरेली से पटना के लिए चलते हैं और चलते चलते जौनपुर पहुंचते हैं। जौनपुर के राजा इनको भोजन पहुंचाते हैं। ट्रेन आगे चलती है और जौनपुर और बनारस मुगल सराय के बीच में कब, कहां, कैसे इनकी हत्या कर दी गई। हाथ पैर तोड़ करके मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में डाल दिया गया। 10 फरवरी 1968 को हत्या की जाती है रात में। 11 फरवरी 1968 का सवेरा होता है। पता चलता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं गए। बहुत कम समय में दोनों लोग चले गए। एक की हत्या जेल में, दूसरे की हत्या रेल में। लेकिन लोगों को लगा जनसंघ समाप्त हो गया। लेकिन मित्रों, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कंपन संभाल लिया। यात्रा आगे बढ़ी, संघर्ष जारी रहा। देखते देखते स्थितियां बढ़ती। लोगों को लगता था दिया बुझ गया, लेकिन दिया बुझा नहीं, दिए की लौ और तेज हो गई। यात्रा आगे बढ़ी और देखते देखते 71 और 72 का और स्थिति आई। हम लोगों ने 67 में 35 सीटें जीते थे, लेकिन 71-72 में 21 सीटें रह गई। आंदोलन चला, इंदिरा गांधी रायबरेली का चुनाव, इमरजेंसी का लगना, 25 जून 1975 रात के 12 बजे, 26 जून 1975 का सवेरा, पूरा भारत आपातकाल में। देखते देखते फिर कैसी स्थितियां बनती मेरे मित्रों, और उन स्थितियों में से तय किया अंतिम अध्यक्ष हमारे जनसंघ के आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी और पहले अध्यक्ष जनसंघ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके लाल कृष्ण आडवाणी तक कुल हमारे
12-13 अध्यक्ष बन गए। और मित्रों, देखते देखते संघर्ष जारी रहा। 294 सीटें मिली, कांग्रेस का सफाया हो गया, लेकिन दोहरी सदस्यता पे हम लोगों को अलग होना पड़ा। 4 फरवरी 1980 को हम जनता पार्टी से अलग हो गए और 6 फरवरी 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो गई। और उस समय अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और मेरे मित्रों, आज 22 के 22 राज्यों में कमल ही कमल दिख रहा है और पूरे भारत में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर जगह कमल खिला हुआ दिख रहा है। अटल जी की वाणी में कितना दम था। एक संत, एक ऋषि, एक महात्मा कैसे होते हैं, देखते देखते सब कुछ बदल गया। मेरे मित्रों, मैं विस्तार से उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैंने केवल 2 बातें इसलिए कही कि दोनों चित्रों पे आप लोग माल्यार्पण करते हो, पुष्पांजलि करते हो, बहुत बड़ा योगदान है। अभी अंशुल कह रहे आइए और मार्गदर्शन करिए। मार्ग पता है भारतीय जनता पार्टी, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और दर्शन पता है, एकात्म मानववाद का दर्शन। मार्ग भी पता है और दर्शन भी पता है और लक्ष्य भी पता है, भारत माता की जय, और विजन भी पता है, विकसित भारत बनाने का। और हमको आपको अपना संकल्प भी होता है, संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा करने का। और प्रण भी पता है कि पंच प्रण हमारे कौन है, और पंच प्रण में सबसे पहला प्रण है कि विकसित भारत बनाना है। दूसरा प्रण है कि विदेशी मानबिंदुओं से मुक्ति दिलाना है। तीसरा प्रण है विरासत से विकास की यात्रा करनी है। और चौथा प्रण है एकता और एकजुटता के साथ चलना है। और 5वां प्रण है नागरिकता कर्तव्यों का बोध के साथ यात्रा को आगे बढ़ाना है। इसलिए मार्ग भी पता है, दर्शन भी पता है, संकल्प भी पता है, और हमको आपको अपना पंच प्रण भी पता है। उस पंच प्रण को लेकर के आगे बढ़ते रहना है। और इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, बाड़ीते बसते थाकले काजटा चलबे ना, काज करा जन्ने एकटू काज करते होते। उस समय उन्होंने कहा था और उसका परिणाम देखने को मिला कि बंगाल में भी कमल का फूल खिल गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। मेरे मित्रों, मैं आप सब लोग सैद्धांतिक विचारधारा के आधार पर इन्होंने कहा भू राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। 1952 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने फूलबाग का जो पहला सम्मेलन हुआ था अपना जनसंघ का, उसमें इन्होंने कहा था भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इन्होंने कहा संस्कृति भी होगी, और वो संस्कृति किसकी होगी, भारत से जुड़ी हुई होगी। इसीलिए भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा उस समय इन्होंने दिया और आज तक हम उससे विचलित नहीं हुए। और इसलिए इन्होंने एकात्म मानववाद कहा, यानी सबको मिला करके, पशु पक्षी से लेकर के, वृक्ष से लेकर के, पर्यावरण से लेकर के, जलवायु से लेकर के, मनुष्य से लेकर के, जो कुछ है उसको सबको एकात्म करते हुए यात्रा को आगे बढ़ाना है। और इसलिए हम लोग उस विचारधारा को लेकर के चलते हैं। इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भारतीय जनता पार्टी, यानी हम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो संगठन आधारित है, और हमारा संगठन कार्यकर्ता आधारित है, और हमारा कार्यकर्ता विचारधारा आधारित है। ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहा कि हमारा कार्यकर्ता विचारधारा आधारित है। हमारी विचारधारा क्या है? तो हमारी विचारधारा आप सब लोगों ने सुना, पढ़ा, देखा, कितनी अद्भुत विचारधारा है, राष्ट्र प्रथम। और इस विचारधारा में उन्होंने क्या कहा कि हमारी पंच निष्ठाएं हैं, हम इस निष्ठाओं से अलग नहीं होंगे। पहली निष्ठा कौन सी होगी? हम रहे या न रहे, लेकिन भारत रहना चाहिए। और इसलिए प्रथम, राष्ट्र प्रथम की भावना से उन्होंने पहली निष्ठा कही हमारे लिए राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रवाद। दूसरी निष्ठा उन्होंने लोकतंत्र को बताया। तीसरी निष्ठा, आपने सबने पंच निष्ठाओं के बारे में अच्छे से सुना होगा। लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, मूल्यों पर आधारित राजनीति कैसी होनी चाहिए, शोषण मुक्त समाज कैसा होना चाहिए, सर्वधर्म संभाव कैसा होना चाहिए, हमारी निष्ठाओं के आधार पर हमारा वैशिष्ट कैसा होना चाहिए, हमारी कार्य पद्धति कैसी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा सर्वव्यापी हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वग्राही हो, सर्वग्राह्य हो। इस भावना के साथ हम लोग चलेंगे। इसलिए मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हो। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था अंत्योदय, अंत्योदय की भावना को लेकर के हम उन चीजों को आगे बढ़ाते हुए अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजना कैसे पहुंचे और उससे उनको लाभ पहुंचाते हुए हम भारत को दुनिया का नंबर 1 का राष्ट्र कैसे बनाए, इस भाव के साथ चलते हैं। इसलिए मित्रों, अपने मन में वो भाव और भावना आती है। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है।
आज भारतीय जनता पार्टी के पास 1822 विधायक हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद और एनडीए के 292 सांसद हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास 185 एमएलसी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के 22 राज्यों में सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के हर बूथ पर खड़ा हुआ एक कार्यकर्ता उसको दिखाई पड़ता है। दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसके कार्यकर्ता हम सब लोग हैं। प्रशिक्षण वर्ग चल रहा, यहाँ पर लिखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्यों लिखा गया? आप इसको प्रशिक्षण महाअभियान भी लिख सकते हो, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्यों लिखा गया? इसलिए लिखा गया कि पंडित जी को देखना हो तो आपको संस्कार देखना हो, संस्कृति देखना हो, विचार देखना हो, अध्यात्म देखना हो, एक पत्रकार देखना हो, एक कुशल संगठनकर्ता देखना हो, एक नेता देखना हो, एक वैचारिक अधिष्ठान का प्रतिपादक देखना हो, एक अंत्योदय का जिन्होंने प्रस्तावना रखी उनको देखना हो। ये सब चीजें अगर देखनी है तो पंडित दीनदयाल सत्र में भाषण कर रहे हैं, इसीलिए इस अभियान का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखा गया। महाअभियान क्यों कहा गया? महाअभियान इसलिए कहा गया, बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक का प्रशिक्षण चलना है। मंडल का प्रशिक्षण पूरा हुआ है, जिले का पूरा हो रहा है। इसके बाद हमको राष्ट्रीय होगा, प्रदेश का होगा, फिर राष्ट्रीय होगा, फिर मोर्चे और प्रकोष्ठ का होगा, फिर बूथ का और शक्ति केंद्र तक हम जाएंगे। और जब 10,95,876 बूथों पर हम पहुंचेंगे और हम लोग 17,995 मंडलों पर पहुंचेंगे और हमारे भारत के 800 जिले जो हैं सरकारी और 1,613 जिले हमारे संगठन के जब उन पर पहुंचूंगा तब लगेगा कि महाअभियान जो था उस महाअभियान की परिकल्पना इसीलिए की गई थी कि यहां से निकले वहां तक हमको आपको एक एक कार्यकर्ता को उसके साथ जोड़ना, काम को आगे बढ़ाना और इस भाव के साथ चीजों को लेकर के जाना। बड़ी बात हम लोग कहते हैं भगवान बुद्ध के यहाँ इस बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और लास्ट में कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि। जैसे कोई पार्टी का कार्यकर्ता किसी के नाते पार्टी से जुड़ता है, लेकिन वो मेंबर बनता है, मेंबर बनने के बाद फिर वो पार्टी में आता है, पार्टी में पदाधिकारी बनता है, उसके बाद तब पार्टी तय करती है कि आपने मेंबर तो बन गए, आप पार्टी में जुड़ गए, लेकिन हमारी विचारधारा यानी धम्मम शरणम गच्छामि यानी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से कैसे जुड़ोगे, तो उसके लिए प्रशिक्षण वर्ग में आना पड़ेगा, जहां आपको एकात्म मनोभाव का दर्शन मिलेगा, पंचनिष्ठाएं मिलेगी, वैशिष्ट मिलेगा, कार्य संस्कृति मिलेगी और इन सब चीजों के साथ तब आपको पता चलेगा कि अथर्ववेद की जो लाइन है कि माता भूमि पुत्र वहां प्रतिका, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, उस भावना के बाद दर्शन होगा। मेरे मित्रों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत बनाने के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने अद्भुत परिवर्तन किया। अब परिवर्तन की उस दिशा को आप देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। लोग कहते थे 1.67 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2013 से पहले भारत की थी, आज 4.76 ट्रिलियन डॉलर पर होकर के हम लोग दुनिया के चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। बहुत जल्दी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 2029 तक हम लोगों ने तय किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री ने तय किया है कि हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे और 2035 आते आते 10 बिलियन डॉलर के साथ हम लोग दुनिया में अपना वर्चस्व बनाएंगे और 2047 तक 30 यानी 30 ट्रिलियन डॉलर के साथ हम नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन करके दुनिया के सामने खड़े होंगे। कैसे बनेंगे? अब आप सोच रहे होंगे राजगढ़ के लोग कि बनेंगे कैसे? तो दुनिया की जो महत्वपूर्ण इकोनॉमी हो किसकी है? नंबर 1 पर अमेरिका है, उसकी इस समय 29 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और अमेरिका की ग्रोथ रेट क्या है? तो 2.4% ग्रोथ रेट है। और चाइना जो दूसरे नंबर पर जिसका 18 ट्रिलियन डॉलर है, उसकी ग्रोथ रेट कितनी है? 4.5% है। और जर्मनी की ग्रोथ रेट 0.9% है और जापान की ग्रोथ रेट 8% है, लेकिन भारत की ग्रोथ रेट 7% है और 7% के साथ हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने लिए। जब हम 7% के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से 2035 आते आते हम 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे और दुनिया इस बात को एहसास कर रही, महसूस कर रही है। इसलिए भारत के वर्चस्व को भी लोगों के सामने दिख रहा है। अब दुनिया के अंदर कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो अभी तक 31 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने राष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार हमारे भारत के प्रधानमंत्री को दिया है।
आप गूगल पे सर्च कर लो, आप चाहो पूछो कि हे गूगल बाबा, दुनिया में कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 31 देशों ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया होगा? दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, केवल भारत के प्रधानमंत्री मिलेंगे। आपका प्रभाव कैसे बढ़ रहा? आपके प्रभाव को अगर देखना हो तो अंग्रेजों ने जो हमारी मूर्तियों को, कलाकृतियों को उठा ले गए थे, अब दुनिया के सब देश उसको वापस कर रहे हैं। 647 मूर्तियां भगवान की और कलाकृतियां लोगों ने वापस कर दिया। आप इसको ले जाइए, शहर से इसको अपने देश में ले जाइए। कोई ऐसे किसी को कोई चीज वापस नहीं करता, जब आपका प्रभाव बढ़ता है तभी कोई वापस करता। यूक्रेन के विद्यार्थियों को निकालना था तो आप देखा कि कैसा रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, लेकिन उसके बीच में मोदी जी ने कहा दोनों देशों को कि बच्चे जब निकलेंगे, अब तिरंगा लगा होगा, भारत का झंडा जिस गाड़ी पे लगा हो, तो दोनों देश के सैनिक अपनी बंदूक को उल्टा कर देते थे, शांति से खड़े हो जाते थे। जब भारत की गाड़ी निकल जाती थी तब फिर से युद्ध करते थे। आप ऐसा उदाहरण दुनिया में कभी नहीं सुने होंगे। उस समय पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान के बच्चों ने कहा मेरा क्या दोष है, मोदी जी मुझको भी निकाल दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा भारत के साथ साथ मोदी जी ने उन बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को भी निकालने का काम किया। आप कल्पना करिए कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वह भाव देखने को पहली बार मिला है जब मोदी जी ने चारों धामों को जोड़ने के लिए 4 धाम सर्किट का निर्माण शुरू कर दिया, महाकाल को बना दिया। उन्होंने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो गया और बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर को बना दिया, नमामि गंगे की परियोजना को पूर्ण कर दिया और इसी के साथ 7,500 मंदिरों में काम शुरू हो गया। सोमनाथ का दिव्य और भव्य मंदिर हमको आपको दिखने लगा। अब 7,500 मंदिरों के साथ उन्होंने जो विरासत से विकास की बात कही, उसको भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। एक एक कामों की श्रृंखला को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी है और अपनी मजबूती कैसे है। रक्षा क्षेत्र में अगर एक गोली खरीदनी पड़ती थी तो वो गोली खरीदने के लिए हमको दुनिया के किसी न किसी देश से आयात करना पड़ता था। आज की तारीख में रक्षा क्षेत्र में ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा दुनिया के किसी देश से अस्त्र नहीं लेना पड़ा। हमारा आपके सबके भाव के अनुकूल कैसी स्थिति थी, कैसा था। तेजस आपने देखा, हेलीकॉप्टर आपने देखा। 100 देशों में हम लोग इस समय रक्षा उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं और कितने का निर्यात किया? 24,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया। और हमको आपको सबको पता होना चाहिए 1,57,667 लाख करोड़ रुपए का हम लोगों ने रक्षा क्षेत्र में उत्पाद किया है। अभी हमारे रक्षा मंत्री जी भी विदेश गए थे, उन्होंने कहा है आने वाले कुछ दिनों में दुनिया का नंबर 1 का देश रक्षा क्षेत्र में निर्यात करने वाला देश कोई होगा तो हमारा आपका भारत होगा। यानी रक्षा क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि हमारे आप सबके लिए। आप देखिए अब ट्रेन की कोई लाइन ऐसी नहीं है जिसका इलेक्ट्रिफिकेशन ना हो चुका, सब जगह इलेक्ट्रिक लाइनें हो गई। अभी आपने देखा होगा 1,46,000 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे बनाया गया, उसके साथ साथ मोदी जी ने कहा है बहुत जल्दी हमारा जो भारत माला बन रही है और जो सागर माला बन रहा है उसको हम पूरा करेंगे। 34,000 किलोमीटर भारत माला की रोडें, 34,000 किलोमीटर, 46,000 करोड़ की परियोजनाएं, कैसे बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। और भारत माला के साथ साथ सागर माला, सागर के अंदर थोड़ी थोड़ी दूर पर बंदरगाह, यानी मजबूत भारत। ऑपरेशन सिंदूर में, ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक में हम लोगों ने देखा किस तरीके से भारत से बैठे बैठे दुनिया को हिलाने का काम किया। मेरे मित्रों, रक्षा क्षेत्र में हम लोग इस समय 4थे नंबर पर दुनिया के अंदर है। इकोनॉमी में हम 4थे नंबर पर दुनिया के अंदर है। अब भारत कमाल कैसे कर रहा है? आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो, आपको लगता है आपने गर्व करना चाहिए अपने प्रधानमंत्री के ऊपर। अमेरिका के पास 98 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है, चाइना के पास 95 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है, ऑस्ट्रेलिया के पास 77 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन है, रशिया के पास 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर जमीन है और भारत के पास 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जमीन है। उसके बावजूद भी मुकाबला भारत कैसे कर रहा है? अब पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो अमेरिका की पॉपुलेशन केवल 34 करोड़ की है, 34-35 करोड़ का अमेरिका है।
ऑस्ट्रेलिया के पास केवल 3 करोड़ है, 77 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन लेकर के बैठे। और भारत के पास पानी कितना है? 4% भारत के पास पानी है। दुनिया की जमीन का हिस्सा कितना? 2.4% जमीन का हिस्सा है। भारत के पास जानवर कितने? 15% दुनिया के जानवर भारत के पास। और भारत के पास बीमारी कितनी है? तो 16 से 17% हमारे पास बीमारी है। उसके बाद भी दुनिया को चुनौती देता हुआ भारत खड़ा हो रहा है और तेजी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। ये अगर हो पा रहा है तो नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कारण से हो पा रहा है कि दुनिया के अंदर हम खड़े। और दुनिया के देश कह रहे, हर कोई बात पूछता है और सबके मन में एक भाव आता है। अगर आप सब लोग अध्ययन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंतरिक्ष में आपकी क्या भूमिका है, आकाश में आप कहां खड़े। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, एक साथ 104 उपग्रह मंगल ग्रह के लिए मोदी जी के वैज्ञानिकों ने छोड़ा। आप सबको जान करके खुशी होगी। चंद्रायन की यात्रा आपने देखी और चंद्रायन केवल यात्रा नहीं थी, पूरी दुनिया को संदेश था। हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रायन पर गए और गए नहीं, वहां पर शिव शक्ति का स्थान भी स्थापित किया और तिरंगा भी वहां पर लहराने का काम हम लोगों ने किया। अभी भारत के वैज्ञानिक अब L1 L2 की बात कर रहे हैं, यानी सूर्य पर जाने की बातचीत चल रही है। यानी अंतरिक्ष में भी, आकाश में भी आपका पूरी तरीके से कब्जा हो रहा है। अब पाताल में आपकी क्या स्थिति है? नभ पर, जल पर, थल पर। अभी बंदरगाहों की जो बात मैंने कही वो कही। अब अंदर की बात यह है कि नीचे भी बहुत सारा अभियान चल रहा है, जिसको कि मोदी जी ने कई बार उल्लेख किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि आकाश से करके पाताल तक दुनिया को अगर संदेश और चुनौती कोई देश देगा तो उसका नाम भारत है। अब राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के, आकाश से लेकर के, पाताल से लेकर के, धरती से लेकर के और परियोजनाओं से लेकर के हर क्षेत्र में भारत नंबर 1 की स्थिति में पहुंच रहा। और इसलिए दुनिया उनको सम्मान कर रही। और इसलिए लोग कहते थे एक मंदिर नहीं बना पा। अब सऊदीया गए तो सऊदीया के बादशाह ने कहा, मोदी जी हमारी मस्जिद देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद हमारे पास है। मोदी जी ने देखा, उस बादशाह ने उसी समय कहा कि जितनी बड़ी मस्जिद है उतना बड़ा मंदिर बना दे, मैं जमीन देने के लिए तैयार हूं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि वहां भी मंदिर बन करके तैयार हो गया और उसका उद्घाटन भी हो गया। इस्लामिक राष्ट्र भी कह रहा है आप आइए और मंदिर बनाइए। अब दुनिया के अंदर जितने देश हैं, हर देश भारत को अग्रणी भूमिका में देख रहा है। इसलिए हर देश भारत का सम्मान करे। मेरे मित्रों, विस्तार के दृष्टि से, जनकल्याणकारी योजनाओं के दृष्टि से अब दुनिया इसका उदाहरण देख रही है कि आयुष्मान भारत के तहत 10 करोड़ लोगों को और 50 करोड़ लोगों को इससे जोड़ दिया। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना अगर कोई है तो हमारे भारत की आयुष्मान भारत है। अब दुनिया में लोग आश्चर्यचकित हैं। अब मैंने आपको बताई पॉपुलेशन, दुनिया के जिस देश की पॉपुलेशन आप पूछो मैं बता दूंगा, लेकिन क्या है, 81 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री में राशन दे रहे हैं। क्या दुनिया का कोई देश सोच सकता राशन दे कहां से रहे? क्या आयात करके राशन दे रहे, खरीद के राशन दे रहे? एक समय था, आप सब लोग गूगल पे सर्च करोगे तो पता चलेगा, जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत में क्या स्थिति थी। कहते थे एक दिन का व्रत रहिए, क्योंकि इतना अन्न नहीं है कि खाने की व्यवस्था हो जाए। इसलिए आज कितना अन्न है, आज अन्न का उत्पादन कितना हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कृषि क्षेत्र में भारत कैसे आत्मनिर्भर हो रहा है कि हम 81 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं। उसके पास भी हमारे भंडारण भरे हुए हैं, इतना हमारे पास राशन उपलब्ध है। ऊर्जा के क्षेत्र में 76 गीगावाट था हरित ऊर्जा, आज 260 गीगावाट हरित ऊर्जा भारत के अंदर हो गई। ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम कैसे आत्मनिर्भर होंगे, इसकी भी व्यवस्था बन रही है। तो हर क्षेत्र में, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो और चाहे हमारे आपके जन कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में हो, भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा। कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोगों की गर्व और गौरव का विषय। इसके बावजूद भी हम अपने सिद्धांत, अपनी विचारधारा, अपनी कार्य पद्धति से अलग नहीं हो रहे हैं, उसको भी हम सामने रख करके अपने काम को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रात्रि विश्राम करना कोई सामान्य बात नहीं, आप लोगों ने किया। आप लोग कल से लेकर आज तक यहाँ पर रुके हुए हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कभी कोई सोच सकता है कि रात को रुकेंगे विधायक, सांसद, मंत्री और ये सब कार्यकर्ता और अनुशासित होकर सभी सत्रों को अटेंड कर दे, हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अभी मैं पीछे बैठा हुआ, आप मीडिया के सत्र को अटेंड कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बातचीत चल रही है, आप कल्पना करके देखिए। बहुत सारे लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन नक्सलवाद का समापन अभी हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया और डंके के चोट पर किया और उन्होंने डेट बता करके किया और अभी बस्तर में उसका कार्यक्रम करके उन्होंने बताया कि भारत नक्सल मुक्त हो गया। आपको पता है एक समय था नक्सली तैयबा जैसे मोहम्मद क्या कहते थे, वो कहते थे कि नेपाल बॉर्डर से पाकिस्तान से होते हुए और बांग्लादेश जाने के लिए उनको हरी पट्टी चाहिए। नक्सलवादी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल होते हुए उनको लाल पट्टी चाहिए, किसी को हरी पट्टी चाहिए, किसी को लाल पट्टी चाहिए। नक्सली तैयबा और जैसे मोहम्मद कहता था हमको जम्मू कश्मीर चाहिए। लोग सोच नहीं सकते थे और लोगों के मन में कल्पना नहीं थी, लेकिन धारा 370 समाप्त हो गई, 35 से समाप्त हो गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नमूना आज हमारे सामने, आपके सामने दिख रहा है और देखते देखते आतंकवाद पर कितनी बड़ी चोट हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री जी ने किया है। मित्रों, ये भाव आपको जो दिखता है ना, वो भारत के 21वीं सदी का भारत और 2047 के विकसित भारत के जो नींव पड़ रही है उसका एक पैमाना आपको दिखाई पड़ता है। तो हमको आपको इन सब चीजों के साथ आगे बढ़ना है। हम आप इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा समाधान का भी सत्र इसमें होता है, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार से चीजों को नहीं कहूंगा। आप लोगों के मन में कुछ होगा तो उस प्रश्न को भी मैं लूंगा, लेकिन हमारे सबके लिए बहुत बड़ी बात है अपने जो संस्कार है, अपनी जो व्यवस्था है, अपनी जो सभ्यता है, अपने जो विचार हैं, उन सबको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और विकसित भारत के सपने को हम लोग साकार करेंगे, मोदी जी के संकल्पों को पूरा करेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों का भारत बनाएंगे। और इसलिए हम कार्यकर्ता मित्र अपनी उस अथर्ववेद की लाइन को ध्यान में रखेंगे। आप लोग अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए, मेरे मन में कुछ प्रश्न है, मैं भी आपसे 2-4 प्रश्न करूंगा। पहले आप